हाय गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा आज आपसे चौथी बार यूपी एपीओ के आंसर डिस्कशन के लिए मिल रही हूँ। हमने सबसे पहले अपनी पहली मुलाकात में यूपी एपीओ के जीके के पेपर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक किया। उसमें जो जैसे जैसे हमें समझना था आंसर के लिए वो किया, क्योंकि हमें आगे भी पेपर देना। फिर हमने दूसरी मुलाकात में 51 से लेकर 75 तक किया और अपनी तीसरी मुलाकात में 75 से लेकर 115 तक की। अब हम आगे चल रहे हैं 116 ऑनवर्ड्स, जो कि लॉ का पेपर है। और हमने एक एक चीज को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पेपर हमें आगे के पेपर्स के लिए भी तैयार करेंगे और हमारी कहाँ गलती है और हमें कैसे तैयारी करनी है उसकी भी एक स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं 116। जी हाँ, 116 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है। 116 कह रहा है कि पुलिस एक्ट 1861 का कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स की बात करता है। इजीएस्ट क्वेश्चन, अगर हमने एक्ट को जरा सा भी गो थ्रू किया है तो ये प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर क्लियरली सेक्शन 2 है, यानी कि आंसर इज डी। यहाँ पर हमें 2A भी दिया हुआ है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल 2A में भी है, लेकिन जब सेक्शन 2 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स तो हमें 2A की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्लियरली सेक्शन 2 बनता है। बाकी जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग चीजों के बारे में डील करते हैं, जो कि हमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी पुलिस एक्ट 1861 से है और इसमें कैटल की डेफिनेशन में क्या चीज आती है, ये भी प्रोविजन बेस्ड है और बहुत ही आसान इजीएस्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर बन जाता है गोट। कैटल में गोट भी आता है, ना तो कैट आती है, ना मंकी आता है, ना डॉग आता है। कैटल में गोट आती है। ये याद रखिए, कैटल जनरली वो जानवर हैं जो दूध देने वाले हैं, जिन्हें पाला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ शोइंग स्टेट ऑफ माइंड। तो सेक्शन 12 पर बेस्ड बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। उसमें ऑलरेडी बीएसए में ये लिखा हुआ है कि गुड फेथ, इलविल और नेग्लिजेंस ये हमारे पेपर का पार्ट है और इसमें स्टेट ऑफ माइंड इसके अंदर आता है, लेकिन मोटिव नहीं आता है। तो हमारा क्लियर आंसर बन जाता है मोटिव। इफ ए मैन मॉनिटर्स द व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ एनी वीमेन ही कमिट्स द ऑफेंस। देखिए, बीएसए में मेन जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं डिजिटल एविडेंस को इंक्लूड करना और प्राइमरी एविडेंस मानना। तो देखिए, व्हाट्सएप एक ई मोड का एविडेंस है। ई मोड के एविडेंस के आधार पर भी ऑफेंस बन सकता है। अगर कोई किसी वीमेन की व्हाट्सएप अकाउंट को मॉनिटर करता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है वो स्टॉक कर रहा है। तो ये हमारा ऑफेंस बन जाएगा स्टॉकिंग। तो हम आगे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। द पर्सन इन होम द इंक्वायरी इज मेड इज ए चाइल्ड हु शैल एग्जीक्यूट द बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस। बच्चे के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो उसका पीस बॉन्ड कौन भरेगा? बच्चा तो नहीं भरेगा, कौन भर सकता है? बाय लीगल गार्जियन, बाय पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, बाय श्योरिटीज और बाय बोथ पेरेंट्स एंड श्योरिटीज। तो इसमें श्योरिटीज बॉन्ड भरेगा, क्योंकि अगर वो श्योरिटीज के साथ आ रहा है तो श्योरिटीज आर दी बेस्ट पर्सन्स टू फिल दी बॉन्ड। नेक्स्ट पर जाते हैं। किस प्रोविजन में अपील्स के बारे में नहीं है? देखिए, अपील्स के बारे में किस प्रोविजन में है, ये जनरली हम रखते जाते हैं। अपील्स के बारे में नहीं है, वो है सेक्शन 496। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑन अमाउंट ड्यू टू सर्टेन रिकॉग्निजेंसीज है और उसकी अपील नहीं होती है। ये अकेला एक ऐसा सेक्शन है जो कि अपील जिसके लिए नहीं अलाउड है। मैक्सिम डी मिनिमस नॉन फ्रूट टैक्स लेक्स इज प्रोवाइडेड। ये जो मैक्सिम है ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर बहुत कम नुकसान हो तो कौन सा सेक्शन इसको प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट जिसपे ज्यादा दिमाग नहीं लाता, जो ज्यादा उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता, ये वाला मैक्सिम कहता है। और ये कौन सा प्रोविजन कहता है? भारतीय सेक्शन 33। दो ये प्रोविजन बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये बच्चे ज्यादातर अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ बीएसए डील्स विद एडमिशंस इन सिविल केसेस एंड रेलेवेंट। देखिए, बिल्कुल क्लियर प्रोविजन बेस्ड है।
एडमिशंस हमने बार बार भी कहा है, एडमिशंस जरूर पढ़ना है और एडमिशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है टाइटल उसका यही है। तो अगर हमने प्रोविजंस एडमिशंस पे ध्यान से पढ़े तो सेक्शन 21 हम आराम से कर सकते हैं। आगे चलेंगे, मैच करना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। दिस इज ऑल्सो प्रोविजन बेस्ड। हम प्रोविजन देखते जाएंगे और वो प्रोविजन का टाइटल वो नहीं है तो नॉट करेक्टली मैच्ड। अब अगर हम इसको देखें 15 जजमेंट एक्टिंग जुडिशियसली, ये ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शंस में से आ रहे हैं। 20 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। 22 एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि ये जो 22 है ये अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट है। अनसाउंड माइंड, ये वो एक्सेप्शंस है जो ऑफेंस को नो ऑफेंस बनाती है। तो ये सेक्शन 22 में सीरियल से 20, 21, 22 जब आप देखते हैं तो वो चाइल्ड और अनसाउंड माइंड वाला आता है। तो 22 अनसाउंड एक्सीडेंट वाला नहीं है, तो ये नॉट करेक्टली मैच्ड है और हमारा आंसर बन जाता है सी। आगे चलेंगे, मिसकंडक्ट इन ए पब्लिक प्लेस बाय अ ड्रंकन पर्सन इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 24 आवर्स ओनली। हाँ, 24 आवर्स की पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस नहीं, उसमें नहीं है। बोथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 24 आवर्स एंड फाइन अप टू 10,000 रुपीज, फाइन अप टू 10,000 रुपीज ओनली। वेरी सॉरी टू से कि ये प्रोविजन सेक्शन 355 है, सेक्शन 355 बीएनएस, और हम सेक्शन 355 बीएनएस पढ़ते हैं। सेक्शन 355 कहता है बीएनएस का, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन whosoever in a state of intoxication does so shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours, correct है 24 hours, or with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both or with community service। तो देखिए यहाँ विद 1,000 रुपीज वाला कोई नहीं है, यहाँ इम्प्रिजनमेंट अप टू 24 आवर्स है, ओनली आएगा तो ये नहीं हुआ। कम्युनिटी सर्विस ओनली, ये ओनली भी नहीं है। 24 आवर्स एंड फाइन अप टू 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज नहीं है, ये 1,000 रुपीज है। फाइन अप टू 10,000 रुपीज ओनली, ये भी नहीं है। तो देखिए आंसर बेसिकली इसका ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी नहीं है और ऑफिशियल की में इसी का आंसर लिखा हुआ है और ये बाई चांस क्लरिकल मिस्टेक और व्हाटएवर 10,000 रुपीज नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं है। और ये यहाँ हम ऑफिशियल की का प्रोटेस्ट डाल सकते हैं क्योंकि इसमें किसी में भी करेक्ट आंसर है ही नहीं, नो करेक्ट आंसर। इसमें आप प्रोटेस्ट डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन में आंसर करेक्ट वाला दिया ही नहीं हुआ, और करके है 24 आवर्स और फाइन अप टू 1,000 और कम्युनिटी सर्विस, ये है। अब हम आगे चलते हैं। 126, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दिस इज वेरी सिंपल। जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ता है तो सबसे पहले ये वाला जरूर देखता है। तो इसका आंसर आ जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया? तो हम जब ये क्वेश्चन ये देखते हैं, ये सारे के सारे केसेस में बेसिकली एमएच हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस अगर आप गो थ्रू करेंगे तो इसमें मेंसिया के बारे में, मेंसिया से रिलेटेड केस नहीं है, ये इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्रोविजन बेस्ड है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेक्शन 226 में डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट होती है, तो इसका आंसर बन जाता है डी। आगे चले। एक पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स बी इन ऑर्डर टू इंड्यूस बी टू कन्फेस दैट ही कमिटेड ए क्राइम, ये कौन से प्रोविजन में आता है? ये आता है 121 में, ये भी प्रोविजन बेस्ड है। और ब्यूटीफुल पार्ट ये है इसका कि दिस इज इलस्ट्रेशन ए ऑफ दिस सेक्शन। आगे चलेंगे। प्रोविजन ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल टू पुलिस फोर्स, जी हाँ, ये 33 ऑफ 2001 के अंदर है, इसका आंसर बन जाता है ए। जिन्होंने यूपी एक्ट ध्यान से पढ़े होंगे उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये याद नहीं रखता है आदमी कि ये 33 है कि 32 है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानती हूँ क्योंकि हमारा ध्यान
एक्ट पर नहीं जाता है कि एक्ट कौन से नंबर का है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिवाइडेड इनटू, बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर बार जब भी हम बीएनएसएस पढ़ाना शुरू करते हैं या बताना शुरू करते हैं, गाइड करना शुरू करते हैं, तो हमेशा ये बताते हैं क्योंकि ये नया आया है। टोटल चैप्टर्स और टोटल सेक्शन पर क्वेश्चन आ सकता है और ये वही है। हमारे टोटल चैप्टर्स है 39 और 39 और सेक्शंस है 531, राइट। तो ये हमारे आंसर बन जाएगा बी। आगे चलेंगे, यहां हमें मैच करना है, ये भी प्रोविजन बेस्ड है। प्रोविजन उठाएंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोविजन इसके साथ करेक्टली मैच होता है। हमने आपको कहा है कि जब इस तरह का आता है तो हमेशा जो हमें बिल्कुल करेक्टली पता है उस पर हम ध्यान देंगे, तो बाकी का हमारा हो जाएगा। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट, ये 47 में आता है। हैंड राइटिंग का 41 है, 47 नहीं है, 41 है। तो ओपिनियन टू हैंड राइटिंग ए आता है 2 में। अब देखें कि A2 वाले कितने आंसर्स हैं, ये हमें बिल्कुल करेक्ट अगर पता है। और तो हम ये देखें A2 वाले कितने आंसर्स हैं। गुड, यहाँ A2 वाला एक ही आंसर है तो हमारा आंसर बन जाता है ये। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, चेक करें तो हमारा जो डेड और कैन नॉट बी फाउंड वाला जो सेक्शन है वो 3 से मैच करता है। सेक्शन 26 ये हमारा पहले 32 था, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। तो अगर हमें दो पक्के पता है तो हमारा ये हो जाता है। वैसे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है A2 वाला, तो एक ही आंसर है तो हमारा बड़े आराम से ये निकल गया, इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ा। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। तो अगर आप देखेंगे पनिशमेंट फॉर रेप 64 हमें जनरली याद है, बहुत बार हम इस प्रोविजन को पढ़ाते हैं और ये प्रोविजन बहुत बच्चे अच्छे से रट के जाते हैं। डॉरी डेथ वाला 80 है। तो इन दोनों के पक्का पता होने के बाद हमारा आंसर बहुत प्यार से निकल आएगा। हमें चाहिए D2 A2 A2 और C है हमारे पास 4 और यहाँ A2 वाला एक ही है तो हमारा आंसर बन जाता है A2। चेक कर लेते हैं, C4 भी है। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान था ये वाला मैचिंग। ए प्राइवेट डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक refuses to provide medical treatment to be a victim of accident attack। नॉन ट्रीटमेंट का केस है ये। हॉस्पिटल के द्वारा या किसी भी प्राइवेट क्लिनिक के द्वारा ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करना, खास रूप से विक्टिम ऑफ एसिड अटैक का, ये पनिशेबल ऑफेंस है और ये है सेक्शन 200। आज के किसी भी प्रिलिमिनरी एग्जाम को करने के लिए कौन सा प्रोविजन, क्योंकि पहले वाले प्रोविजन तो माइंड पर फिट है और ऑलरेडी सेट है, लेकिन जो नए वाले प्रोविजन है उनको हमने बताया था आपको कोडिंग डिकोडिंग से याद रखना है। जैसे 299 में अगर हम 299 कल्पेबल होमिसाइड में अगर हम 199 घटाते हैं तो 100 आ जाता है और वहां से हमारा शुरू हो जाता है वो सारा। तो कोडिंग डिकोडिंग हमें जरूर याद रखनी है क्योंकि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन में हमारे को प्रोविजन का नंबर याद रखना जरूरी होगा। आगे चलेंगे। In which of the following case Supreme Court affirmed the 15 days police custody must be sought within first 42 days। तो ये 187 BNSS का है, ये जो पहले 167 CRPC था जिसमें ये चेंज किया गया है। हमने बार बार बोला है कि जहां चेंजेस हैं, नया आया है कुछ, तो उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो 167 का रिमांड वाला जो है पीरियड वो 10 साल तक का जो पीरियड है जिस ऑफेंस का पनिशमेंट, उसमें 40 दिन से पहले 60 में से 40 दिन 15 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा सकता है और जो 10 से ऊपर वाले हैं उसमें 90 में से 60 दिन तक लिया जा सकता है। ये हमने बार बार बताया और हमें बार बार याद रखना है क्योंकि ये नया प्रोविजन है रिमांड का और बार बार मजिस्ट्रेट के आना है और पीपी के पास आना है, तो ये हम याद रखेंगे। अब ये वाले पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जिसमें ये अफर्म किया है वो जजमेंट है हैदर अली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये पुलिस कस्टडी का केस था कि पुलिस कस्टडी कितने समय दी जा सकती है 187 के प्रोविजन के हिसाब से। ए नोइंग दैट हर हस्बैंड हैज कमिटेड मर्डर, देखिए ये हार्बरिंग का केस है। ए को ये पता था कि उसके हस्बैंड ने मर्डर किया है, फिर भी उसने उसको छिपाया, हार्बरिंग दी, उसके ऊपर क्या पनिशमेंट होगी? अबेटमेंट बाय एड
क्या अबेटमेंट का लगेगा, हार्बरिंग का लगेगा, मर्डर रीजन ऑफ हैविंग कॉमन इंटेंशन वाला लगेगा, कॉमन इंटेंशन माना जाएगा, या नो ऑफेंस। नो ऑफेंस किस लिए है इसमें? हार्बरिंग का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन क्लियरली कहता है कि हस्बैंड या वाइफ यानी स्पाउस अगर अपने स्पाउस को बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं हार्बरिंग या अबेटिंग, तो उनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। यह हार्बरिंग का ही है। हार्बरिंग में स्पाउस को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाउएवर हार्बरिंग करने वाले को डेथ पनिशमेंट वाले केस में 5 साल तक की सजा मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजन वाले में 3 साल तक की सजा मिल सकती है, और 1 साल से 10 साल वाले में 1/4 तक सजा मिल सकती है। तो लेकिन अगर वो स्पाउस है तो उसको कोई ऑफेंस, कोई सजा नहीं मिलेगी हार्बरिंग के लिए। तो हमारा आंसर बन जाएगा डी। आगे चलेंगे। एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ गैंग ईदर सिंगली और ज्वाइंटली सेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। देखिए ये पहले आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में आया है, और बीएनएस में नए जो ऑफेंसेज आए हैं वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 112 और टेररिस्ट एक्ट 113, और ये इसी के अंदर आता है, राइट। तो ये पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है सेक्शन 112 और बीएनएस ये नया है, हमने बार बार बताया है। जो भी नई चीज इंसर्ट हुई है उसका क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। आगे चलेंगे हम। एनीथिंग डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कन्फेशन के अगेंस्ट में कुछ डिस्कवरी होना, इस बात को लेकर 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है? ये कहा है रामानंद अलियास, और इसमें कन्फेशन लेड टू डिस्कवरी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि 2 लोगों का इंडिपेंडेंट विटनेस का वो होना जरूरी है। आगे चलेंगे। When may the evidence of previous bad character, this is also provision based question, section 49 और BSA, और ये कहता है when evidence of good character has already been। बैड कैरेक्टर का एविडेंस कब दिया जा सकता है? जब गुड कैरेक्टर का एविडेंस ऑलरेडी गिवन, वो किसी भी पार्टी ने दिया है। अगर कोई कहता है कि इसका बहुत अच्छा गुड कैरेक्टर है, however he was गुंडा एंड रेपिस्ट ऑफ सम कन्विक्शन, उसके बावजूद भी तब बैड कैरेक्टर का एविडेंस भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन है, ऑफ कोर्स 10th शेड्यूल। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, which one of the following provisions of BSA provides where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording considered primary evidence। प्राइमरी एविडेंस नया जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और ये एक्सप्लेनेशन 6 है, और आपको बार बार बताया है कि जो भी नई चीज ऐड होगी उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। और ये वाला तो हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करा है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से करा होगा, तो ये उस हिसाब से इजी है। एज इट इज पूरा का पूरा उठ के आ गया है, और ये है एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ सेक्शन 57। सेक्शन 57 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार ये बात आप लोगों को गाइड की गई है, और ये आप लोगों को पता है, सब जगह से आपको इस तरह की गाइडेंस मिली होगी कि प्राइमरी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्राइमरी एविडेंस में ऐड हो गया है, और उसमें एक्सप्लेनेशंस भी ऐड हो गई है। तो ये एक्सप्लेनेशन 6 उसी का है, और एज इट इज पूरा का पूरा उठाया हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन 6 है, और आंसर हमारा बन जाता है बी। आगे चलेंगे। सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा सेक्शन है? तो ये है सेक्शन 17। आंसर बन जाता है ए। प्रोविजन बेस्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। ए पर्सन above 18 years of age takes the risk of death with his own consent, the act causing death of the above person is, क्या माना जाएगा? देखिए इथुनेशिया का केस है ये। हमने अभी राणा वाला केस देखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनल डिजीज वाले और जो कि सपोर्ट सिस्टम पर था, पैसिव इथुनेशिया वाले केस को हमने डिस्कस भी किया था। उसमें कंसेंट डेथ अलाउ की थी, कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स वाज टेकन। लेकिन यहाँ पर ये वो केस नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम की बात नहीं है। 18 साल का हो जाकर और आप अगर ये कहें कि हमारी कंसेंट डेथ की अलाउड है, हमें नहीं है। राइट टू डाई इज नॉट अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दी
आर्टिकल 21 ऑफ राइट टू लाइफ। तो वो अगर ऐसा करते हैं तो बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका आंसर होगा बी। आगे चलेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन, जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल का इसका चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 26 है, इंक्वायरीज एंड ट्रायल। आपको ज्यादातर बार बार ये बात बताई गई होगी हर जगह, और आपकी गाइडेंस में, आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। इंक्वायरीज एंड ट्रायल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पर्पज ऑफ एपीओ, एपीपी, सीबीआई एपीपी और इवन जुडिशरी। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार जुडिशरी वाले बच्चे भी एपीओ में बैठे हैं, और ये बहुत इजी है। चैप्टर 26, मनी बिल इज डिफाइंड इन द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस सेक्शन में डिफाइंड है? 110 में। मनी बिल पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये प्रोविजन बेस्ड है, इसमें कुछ खास पूछा भी नहीं है, तो इसका 110 है। अगला है ए थ्रेटन्स जेड, थ्रेटनिंग आ गई, बाय सेंडिंग ए मैसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आजकल बहुत आ रहा है ये, दैट योर चाइल्ड इज इन माई पोजेशन एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड 10 लाख रुपीज। ये आप डिजिटल मैसेजेस जैसे बहुत सुनते हैं। अब हमें ये देखना है कि ए अगर इंड्यूस करता है जेड को टू गिव मनी, तो कौन सा ऑफेंस कमिट करता है? ऑफ कोर्स एक्सटॉर्शन। डकैती में हमें 5 आदमी से ज्यादा चाहिए, 4 आदमी से ज्यादा कम से कम। थेफ्ट में विदाउट द कंसेंट आप रिमूव कर रहे हो, थ्रेट का कोई काम नहीं है उसमें। रॉबरी में वेपन चाहिए, थ्रेट के साथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स के साथ वेपन भी चाहिए। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, और हमारा क्लियर आंसर एक्सटॉर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी प्रोविजंस। हालांकि ये सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ये डेफिनेशंस में से है, तो बेल बॉन्ड ऐड हुआ था, और आप ये देखेंगे कि ये 21D ये बेल बॉन्ड के लिए डिफाइन कर रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो ये नॉट करेक्टली मैच्ड। और हमें एक ही पूछना था, तो हम यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमने बेल बॉन्ड वाला डेफिनेशन पढ़ा है, क्योंकि वो नया ऐड हुआ था, इंसर्ट हुआ, और हमने बार बार ये बात गाइड किया था आपको कि जो नया ऐड होगा उसको जरूर पढ़ना है। तो जिन्होंने बेल बॉन्ड पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि वो 21D था, और ये कॉग्निजिबल ऑफेंस वाला नहीं है, तो ये आंसर हमारा बन जाता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? क्या ये रिव्यू ऑफ इट्स ऑन जजमेंट? नो, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और ये एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार से पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। कभी कभी ऐसी गलतफहमी होती है, हम जुडिशरी का या जुडिशरी में फंक्शनरी बनने जा रहे हैं, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स कैसी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसेस करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के यहाँ भी फाइल जाती है फॉर दी फाइनलाइजेशन, फॉर देयर कमेंट्स, कि कितनी सीट्स है, कितनी पोस्ट है, पोस्ट सैंक्शन है या नहीं, ये सब के लिए अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। तो हमारा आंसर है डी। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। बार बार ये बात हम बताते रहे हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी नया जुड़ा है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड प्रोविजंस बीएनएसएस में नए जुड़े हैं। पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करके उनकी फाइल को साइड में रख देते थे, साइन डाई एडजॉर्न हो जाती थी। जब वो अरेस्ट करते होते थे उसके बाद केस चलता था। लेकिन अभी नया प्रोविजन, नया बीएनएसएस के हिसाब से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का केस चलता रहेगा, और कन्विक्शन भी हो सकती है उसके एब्सेंस में। और तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रोविजंस, वो सारे के सारे बहुत रेलेवेंट बन जाते हैं जो नए ऐड हुए हैं। ये भी वही उसी तरह का है। जनरली अपील फाइल करने का टाइम जो होता है किसी भी कन्विक्शन में, जजमेंट में, वो 90 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। लेकिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के मामले में अगर कन्विक्शन होगी तो अपील करने का फाइल का टाइम है 3 साल। हमारा आंसर बन जाता है ए। और ये प्रोविजन है 356(7) प्रोविजो टू 7th क्लॉज ऑफ 356। ये जनरली ध्यान नहीं जाती, तो थोड़ा सा मुश्किल है। और जिन्होंने इस बात को समझा होगा, हमारी पॉइंटर्स को, कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड जो भी कुछ नया हुआ है उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है।
तो देखिए क्वेश्चन पेपर जो था ये वाला खासतौर से लॉ का बहुत ही एक्सपेक्टेड से क्वेश्चंस थे और सारे प्रोविजन बेस्ड थे। तो जिन लोगों ने तैयारी अच्छी की है और इस बार हम ये मान रहे हैं कि जुडिशरी की तैयारी करने वालों ने भी ये पेपर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। जनरली लोगों की ये एस्टिमेशन और कैलकुलेशंस है कि कट ऑफ इस बार 100 जा सकता है या 100 के आसपास रहेगा। 95 टू 105, 95 टू 105 कट ऑफ सोचा जा रहा है। 105 फॉर जनरल एंड 5 लेस फॉर अदर कैटेगरीज, 5 टू 10 लेस फॉर अदर कैटेगरीज। लेकिन आपको बता दें ये जो गैस है ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में इज ओके, लेकिन इस वक्त जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुभव के आधार पर 3 साल के लिए जुडिशरी के एग्जाम को उन लोगों के लिए एलिजिबल नहीं कराया है जिन्होंने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और एपीओ का एग्जाम और एपीपी का एग्जाम और सीबीआई एपीपी का एग्जाम वो बच्चे भी दे रहे हैं जो जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी थोड़ी ज्यादा बेटर है और ये प्रोविजन बेस्ड होने की वजह से ये पेपर में कट ऑफ कम से कम 110 ऑनवर्ड्स जा सकता है, 110 से 120 तक भी जा सकता है जनरल के लिए। और ऑफ कोर्स जो रिजर्व है वो नीचे कर सकते हैं इसको 105 से लेकर 115 तक। और लॉ का पेपर तो कंपैरेटिवली बहुत ही आसान मुझे लगा। जीके के पेपर में थोड़ा मॉडरेट पेपर था, मतलब बहुत ज्यादा आसान नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। इवन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत एक्सपेक्टेड वाले एरिया से थे। तो इस हिसाब से मैं समझती हूँ कि इतना कट ऑफ जा सकता है। तो विद दिस आई गिव ऑल द बेस्ट टू ऑल। सबके पास आंसर की जा चुकी है, सभी बच्चे ऑफिशियल की गई हुई है, सबने आंसर डिस्कशन देख लिया, अपने अपने आंसर्स को चेक कर लें। और इसके साथ साथ उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि वो इन है। थैंक यू वेरी मच।